दोस्तों ऐसा बहुत रेयर होता है कि कभी किसी कंट्री की एम्बेसी पे कहीं हमला हो जाए। रज़ा पहलवी समझ गए कि वो अगर गलती से भी ईरान चले गए तो लोग उनको सरेआम फांसी दे देंगे। इन ट्रांसफॉर्म्स और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से मोहम्मद रज़ा की छवि एक वेस्टर्न कल्चर के प्रमोटर के रूप में सामने। जिंदे ईरान में देश का मुखिया एक शिया मौलवी होता है, जिसे अब सबको मालूम ही है ईरान की मेजर इंडस्ट्री पेट्रोलियम। 6 रुपए में आप पूरे शहर में कहीं भी जा सकते हो। सुहादा ये हफ्तों में तीर। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। हालांकि ये वीडियो या फिर ये व्लॉग मेरे पिछले व्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें मैंने आपको ईरान की ज्योग्राफी, क्लाइमेट, हिस्ट्री सब कुछ बताया डिटेल में। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यूएस एम्बेसी जाएंगे और आपको मैं बताऊंगा यूएस एम्बेसी में क्या हुआ था। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग इस मेट्रो स्टेशन पे खो गए थे या फिर गलत स्टेशन पे उतर गए थे पहले। चलिए जी दोस्तों, मैं हिस्ट्री कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल यूएस एम्बेसी आ गया हूँ। अब थोड़ी बात करेंगे यहाँ के बारे में। ये वहीं की दीवारें हैं, हर चीज़ का बड़ा ख़तरनाक मतलब है। ये देखिए भाई, राइट में देखो दोस्तों, यहाँ पे इस्लामिक को काट दिया है। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ गुड टू रिकॉर्ड हियर। ये देखिए यूएस के बारे में ऑल द इमेजेस वीडियोस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी टूट गया है। एंटर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड भी है कि नहीं। ये है एम्बेसी। दोस्तों ये एम्बेसी देख ली हमने। अंदर रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। मैंने कई सारी फ़ोटोज़ ली हैं, उस पर करके एक वॉइस ओवर डालता हूँ, फिर मिलते हैं, सब कुछ बता दूँगा मैं आपको। दोस्तों ऐसा बहुत रेयर होता है कि कभी किसी कंट्री की एम्बेसी पे कहीं हमला हो जाए, क्योंकि वो उस कंट्री का ऑफिशियल लैंड होता है। वहाँ पे उस कंट्री पे हमला करना मतलब उस कंट्री के ऊपर हमला करना। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं दूसरी एम्बेसीज़ के बाहर, बट इस तरह से हमला ये आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अटैक रहा है किसी भी एम्बेसी पे, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, यूएस एम्बेसी। दोस्तों ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें लगभग 46 ईयर्स पहले जाना पड़ेगा टाइम में। हालांकि टाइम ट्रैवल तो नहीं पॉसिबल है, बट इवेंट्स तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यूएस एम्बेसी के स्टाफ को लगभग 444 दिन के लिए, 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए बंधक बनाया गया था ईरान में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी सिक्योर जगह यूएस एम्बेसी, आप इंडिया में भी देखोगे, दिल्ली में कहीं भी यूएस एम्बेसी मैंने देखी है तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है वहाँ पे। फ़ोटो भी आप खींच लोगे तो पुलिस आ जाएगी थोड़ी देर में। 52 हॉस्टेजेस रखे थे ईरानियंस ने इस एम्बेसी में, और वो लोग इतने टाइम के बाद टूट चुके थे पूरी तरह से, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, एवरीथिंग। दोस्तों ये लोग जब अमेरिका पहुँचे तो इनका ट्रॉमा इनके साथ उसके बाद भी कई सालों तक रहा। कैसे ये स्टोरी अनवील करती है, क्या हुआ था, आपको मैं सब कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और बहुत से लोगों को पहले से भी पता होगा, कि ईरान में 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है। शाह को हटा दिया जाता है, पहलवी डायनेस्टी के, उनको हटा के आते हैं आयतुल्ला रुतुल्ला खुमैनी। ईरान का इतिहास भारत जैसे ही काफ़ी गौरवशाली रहा है। पर्शियंस अपने कल्चर, ट्रेडिशन सब पे बहुत गर्व करते हैं, लेकिन 19th और 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स और यूएस ने मिलके शाह को, पहलवी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, उसको स्टैब्लिश किया। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है 1945 में। उसके बाद ईरान में डेमोक्रेसी आती है, लेकिन ये डेमोक्रेसी सिर्फ 8 सालों तक ही चल पाती है। 1953 तक ईरान में प्राइम मिनिस्टर चुने गए। 1953 में एक तख्ता पलट होता है, प्राइम मिनिस्टर को हटा के शाह अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है।
अमेरिका और ब्रिटिश दोनों के काफ़ी इंटरेस्ट थे यहाँ पे। डेमोक्रेसी आ जाती, कंट्री अपने हिसाब से चलती। ईरान में इतने ऑयल रिज़र्व्स हैं, एक्चुअली पूरे मिडिल ईस्ट में ही, वो तो सबको पता है। लेकिन मेन कारण इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि तख्ता पलट में ब्रिटिशर्स और यूएस ने क्यों साथ दिया ईरान का, शाह का एक्चुअली। बहुत सारी ब्रिटिश कंपनीज़ ईरान में उस समय ऑयल के फील्ड में काम कर रही थी। उनको पता था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेमोक्रेसी आने पे उनका नुकसान ही होना है, तो उनसे ये चीज़ें देखी नहीं जा रही थी उतनी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो एक पपेट चाहिए था, और इसीलिए वो लोग मोहम्मद रज़ा को ले आए। मोहम्मद रज़ा काफ़ी अलग टाइप की पर्सनैलिटी थी, और वो वाइट रेवोल्यूशन ले आए, ईरान को काफ़ी ओपन कर दिया। इन सब के बावजूद मोहम्मद रज़ा ने ईरानियन वुमेन लेडीज़ को बहुत सारे राइट्स दिए। सो एक लेवल पे तो वो खुश थे, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रिटिश सरकार के, मतलब जो सरकार कहती थी उसकी कठपुतली बनते चले गए। सो 1979 में वो अपने कैंसर का इलाज करने अमेरिका चले गए, और इधर रुहुल्लाह खुमैनी, या जिसको इमाम खुमैनी भी बोलते हैं, वो फ्रांस से आ गए। वो फ्रांस क्यों गए थे, बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। इनकी सरकार का रोल था, वो सब मैंने पिछले व्लॉग में बहुत डिटेल से समझाया है, अब फिर से वो रिपीट नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। लेकिन आपको एक जिस्ट मैं दे देता हूँ। 1963 में ये रुहुल्लाह खुमैनी अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते थे, जो कि शाह को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उनको बाहर भेजा गया, एग्ज़ाइल कर दिया गया कि हमारे देश में दिखाई भी मत पड़ना तुम। लेकिन वो बाहर से ईरान कैसा होना चाहिए, क्या सही नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है, डिक्टेट करते थे, अपने लोगों को बताते थे। फिर जैसे ही मौका मिला, मैंने आपको बताया, वो फ्रांस से वापस आ गए। दोस्तों, ये मैसेज स्प्रेड कर ही रहे थे, और जब ये वापस आए तो सारी मिलिट्री इनके साथ हो गई। आर्मी में लोग तो ईरानियंस ही थे। उन्होंने कहा कि ये तो पूरा ब्रिटिशर्स को ही बेच डालेगा हमारा देश, उन्हीं के अंडर आ जाएंगे हम। शाह की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर सब इमाम खुमैनी के साथ हो। इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी, ये सब एक ही आदमी के नाम है। एक फ़ोटो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। रज़ा पहलवी समझ गए कि वो अगर गलती से भी ईरान चले गए तो लोग उनको सरेआम फांसी दे देंगे। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि अमेरिका से उनको वापस लाया जाए, हमारे देश में उन पे केस चलाया जाए। धीरे धीरे लोगों के क्या विचार थे क्लियर हो गया। सब ने कहा अमेरिका से लाया जाए इनको और फांसी दी जाए, और कोई डिस्कशन नहीं करना है। बट यूएस इस चीज़ के ख़िलाफ़ था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की काफ़ी मदद करी थी। दोस्तों, लोग गुस्साए हुए थे, लेकिन अमेरिका मान नहीं रहा था। अमेरिका का और ब्रिटिशर्स का काफ़ी पैसा लगा था। कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रीज़ चलाते थे, और सरकार भी कंट्रोल करते थे। आप ये समझ लीजिए उस पीरियड में 30 से 40 लाख लोग, कई अलग अलग डेटा हैं लेकिन एवरेज यही है, देश छोड़ के भागे थे ईरान। 1979 के बाद जो भी अमेरिकन ईरान में दिखता उसको छोड़ते नहीं थे लोग। ये दिस वॉज बट ऑब्वियस। सो सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स कहाँ मिलेंगे ये भी क्लियर है, यूएस एम्बेसी में। अमेरिका ने ज़्यादातर डिप्लोमेट्स को बुला लिया था वापस, लेकिन कुल 60 लोग बच गए थे। उनकी बदकिस्मती बोलिए या जो बोलिए। और इससे पहले 1000 अमेरिकन्स काम करते थे यूएस एम्बेसी में। अमेरिका ने सोचा तो था कि कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि उन्हीं की एम्बेसी में उन्हीं के लोगों को बंधक बना लिया जाएगा, और वो भी इतने लंबे टाइम के लिए। इट वॉज नॉट प्रिडिक्टेबल एट ऑल। दोस्तों, प्लानिंग शुरू हुई, स्टूडेंट्स ने काफ़ी दिमाग लगाया अपना, और एम्बेसी पे अटैक कर दिया। अमेरिका को कुछ करके अपने लोगों को तुरंत निकाल लेना चाहिए था, पर फेल हो गया उस चीज़ में वो कम्प्लीटली। आप ये झलकियाँ देख रहे हो अंदर से, मैंने बताया ही वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे 1977 से लेके 81 तक। तो स्टूडेंट्स भर भर के बसों में आते थे, एम्बेसी के बाहर बहुत प्रदर्शन करते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें डेली होने लगी। एम्बेसी का स्टाफ एक पॉइंट के बाद बहुत घबराने लगा, और उन स्टूडेंट्स की सिर्फ एक डिमांड थी, हमें शाह वापस दो।
धीरे धीरे लोगों का अग्रेशन बढ़ता गया, धरना प्रदर्शन पत्थरबाजी में बदल गया, सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटा गया एम्बेसी के। ईरान के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ने रोयतुल्लाह खुमैनी को इन सब चीज़ों के बारे में इस डर से नहीं बताया कि क्या बताऊँ वो स्टूडेंट्स को अरेस्ट करने के लिए बोलें, लेकिन उनको जब ये सब पता चला तो उन्होंने ओपनली स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया। दोस्तों, इधर ईरान में तो ये सब चल रहा था, लेकिन अफ़गानिस्तान के यूएस एम्बेसडर एडोल्फ ट्यूबस को किडनैप किया गया और मार दिया गया मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा काबुल में। और ईरान में तेहरान में मरीन ऑफिसर थे एक केनिथ क्रॉस, सबसे पहली बार उन्हें हॉस्टेज बनाया गया। यूएस ने इंटरवीन किया, नहीं तो उनको लोग मार देते। इस इंसिडेंट को वैलेंटाइंस डे ओपन हाउस बोलते हैं, बहुत फेमस है ये। इसी तरह करते करते सितंबर 1979 आता है। लोग अमेरिकन एम्बेसी को पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में ये हाईजैक सक्सेसफुल रहता है। 52 स्टाफ ऑफ द एम्बेसी को कब्ज़े में लिया गया और मांग थी सिर्फ हमें शाह चाहिए और हम शाह को फांसी पे चढ़ाएंगे। डेथ टू अमेरिका गली गली में ईरान की ये नारा बोल रहे थे लोग, और अमेरिका में भी ईरानियंस को अमेरिकन्स मार रहे थे। तो ये हिंसा इसी तरह से होने लगी दोनों तरफ। इसी तरह से हिंसा को जन्म देती है। खैर, यूएस गवर्नमेंट ने कई बार ट्राई किया अपने सिटीजन्स को, यूएस एम्बेसी के स्टाफ को निकालने के लिए वहाँ से। 2 बार बड़े रेस्क्यू मिशंस बड़े लेवल पे चलाए, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गए। ऑपरेशन ईगल क्लॉ और ऑपरेशन क्रेडिबल सपोर्ट नाम था इन दोनों ऑपरेशंस का। यूएस डेल्टा फोर्सेस के कमांडर्स ने ट्राई किया, हेलीकॉप्टर्स भेजी आर्म्ड, लेकिन जैसे ही लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि यूएस रेस्क्यू करने जा रहा है, उन लोगों ने सारे एम्बेसी वालों को अलग अलग जगहों पे तेहरान में बांट दिया, छिपा दिया और अल्टीमेटली सबको जेल भेज दिया। लेकिन 6 ऑफिसर्स को या फिर डिप्लोमेट्स को रेस्क्यू किया था उन लोगों ने, जिनको कनेडियन एम्बेसी ने रेफ्यूज दिया। स्टार्टिंग में वो लोग ब्रिटिश एम्बेसी में थे। उन 6 लोगों को कैसे बचाया गया, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। CIA ऑफिसर्स आते हैं फ़िल्म क्रू बन के। उन्होंने कहा कि हमें तेहरान में फ़िल्म का सेट चूज़ किया है, लोकेशन। उस फिल्म का नाम इन लोगों ने बताया आर्गो, और इन 6 लोगों को किसी तरह से कन्वे कर दिया कि कल हम तुम्हें छुड़ाने आएंगे। और बाद में आर्गो नाम की एक मूवी बनी भी, काफ़ी अच्छी मूवी है, आपको भी देखना चाहिए अगर टाइम हो आपके पास। उस नाम से और बाद में जो मूवी बनी, नाम ही सिमिलर है। उस समय ऐसा कोई मूवी बनाने का इनका प्लान नहीं था, सिर्फ रेस्क्यू ही करना था। बेन एफ्लिक की मूवी है ये। खैर, CIA ने इनको 28 जनवरी 1980 में कैनेडियन पासपोर्ट्स के ज़रिए निकलवाया एज अ फिल्म क्रू। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया 52 लोग फंस गए थे। तो ईरान ने शर्त रखी, सबसे पहली शर्त आप शाह को वापस करो, उसके बाद हमसे बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगो। 1953 में तख्ता पलट किया, हमारे देश के साथ क्या क्या किया, आपकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, कंपनीज़ हैं, सब हमें दो। इन लोगों को बंधक बनाया गया और डेली परेड करवाई जाती थी। और गलती से कोई अमेरिकन अगर ईरान में मिल गया तो उसकी भी बहुत अच्छे से हजामत करते थे ये लोग। ये फ़ोटो देखिए आप, काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था ये फ़ोटोज़ अमेरिका पहुँचती थी तो वहाँ के लोग मांग करते थे, भाई हमारे लोग हैं, हमें छुड़वाओ, उन्हें छुड़वाओ जल्दी से, पर हो नहीं पा रहा था ये। 444 डेज़ तक ये 52 लोग प्रिजनर्स रहे। स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट असगर ज़ादे ने कहा कि ये लोग हमारे मेहमान हैं, हम इन्हें गेस्ट की तरह ट्रीटमेंट देते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से और जेंटली। ये सब बातें बिल्कुल झूठ थी। दोस्तों, इनको लगातार मारा जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था कि तुम्हारा परिवार अमेरिका में है, वहाँ जाके मारेंगे हम। एक ऑफिसर का फैमिली मेम्बर हैंडीकैप्ड था, उसके बारे में बोलते थे कि तुम्हारे टुकड़े कर करके उसको भेजेंगे अमेरिका। कुछ लोगों को, जिनमें से एक माइकल मेट्रिंको हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया महीनों तक। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब अकेले, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं करना, बस पड़े रहना है रूम में। हाथ बांधा था अगर किसी का तो महीनों हाथ बांधे रहते थे, पट्टी बांध दी तो महीनों
हो सकता है कल खोल दे, हो सकता है 2 महीने बाद खोले। ये टॉर्चर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था। खाना कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, पानी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। सबको परमानेंटली बांध के रखते थे और ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये सारे टेस्टिमोनियल्स हैं उन लोगों के जब वो वापस अमेरिका आए। हाल ये था कि 2 डिप्लोमेट्स ने सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश करी, हालांकि वो अनसक्सेसफुल थे। कुछ डिप्लोमेट्स दीवार पे अपना सिर मारते थे। एक डिप्लोमेट ने अपने हाथ में कांच का ग्लास फोड़ा, उनको इमरजेंसी में ले जाया गया। फिर एक रात की बात है, कुछ लोग इकट्ठा थे अपने जेल में। उधर से आवाज़ आई कि ईरानियंस जिन्होंने बंदी बनाया है वो आ रहे हैं। आए वो लोग, बोले कि तुम्हारा समय आ गया है। सबको पट्टी बांधी, आंखों पे हाथ बांधे, पीछे घुटने के बल बैठा दिया। उसके बाद गन लगा दी। फिर जब फायर किया तो कुछ निकला ही नहीं। फिर वो लोग ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने समझ गए वो लोग कि हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, मतलब इस तरह से खेलते थे भाई वो मेंटली। फिर 1981 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। रोनाल्ड रीगन बिकेम द प्रेसिडेंट। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए और सबसे बड़ा इन बंधकों को छुड़ाने की जी जान कोशिश करी और छुड़ा भी लिया। कुछ सरप्राइजेस लाए उन्होंने, अक्टूबर सरप्राइजेस के नाम से फेमस है वो। उसमें एक अल्जीरियस अकॉर्ड साइन होता है। फाइनली 20 जनवरी 1981 को नेगोशिएशंस के बाद, सीरीज़ ऑफ नेगोशिएशंस के बाद, इन हॉस्टेजेस को, डिप्लोमेट हॉस्टेजेस को सक्सेसफुली छुड़ा लिया गया। आखिरकार ईरान माना क्यों 444 दिनों के बाद? मे बी द प्रेसिडेंट वॉज अ बेटर गाय, आई डोंट नो। सबसे पहली बात, ईरान ने बोला अमेरिका कभी भी हमारे किसी मैटर में इंटरवीन नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए नहीं आओगे यहाँ पे। और दूसरी बात, जो भी तुम्हारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लैंड है, वो सब आज से हमारे हैं। अमेरिका मान गया। उसके बाद इन 52 हॉस्टेजेस को छोड़ दिया उन्होंने। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इसके बाद मैं व्लॉग में हिस्ट्री डिस्कस करता हूँ। कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग हैं, मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे बताना ज़रूरी था। और किस तरह से प्रेजेंट करूँ, एक्चुअली थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैं कर रखते हैं भाई। कुछ चीज़ें उधर अच्छे से बताई गई हैं, और बाकी यूएस एम्बेसी में क्यों अटैक हुआ ये तो यहीं बताया है मैंने पूरा। उम्मीद है आप समझोगे। बाकी चलते हैं वापस से। ये था दोस्तों उस समय का। अब अपनी हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ब्रिटेन और ऑयल, पावर, लड़ाई ये सब समझाया था। फिर अब बात करते हैं, इसी वजह से 1953 में एक एंग्लो अमेरिकन सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ईरानियन कू दितात तख्ता पलट हुआ, जिसमें मोसादगी को पीएम के पद से हटा दिया गया। इस घटना के बाद शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने पावर अपने हाथों में कंसंट्रेट करना शुरू कर दी। उसके बाद उनकी और अमेरिका और उन कुछ अन्य विदेशी अन्य देशों के बीच गहन संबंध होने लगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया अमेरिका और कुछ अन्य देशों से ईरान के संबंध अच्छे होने लगे। फिर मोहम्मद रज़ा ने ईरान में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जिसे वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इन रेवोल्यूशंस की वजह से देश मॉडर्नाइज होने लग गया। लोगों के कपड़ों में भी चेंजेस आने लगे, एजुकेशन में भी, और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग गया। इन ट्रांसफॉर्म्स और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से मोहम्मद रज़ा की छवि एक वेस्टर्न कल्चर के प्रमोटर के रूप में सामने। लेकिन आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जो एक कट्टर मुस्लिम मौलवी थे, शाह के रिफॉर्म से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इतनी भीड़ हमारे यहाँ मेट्रो में नहीं होती जितनी यहाँ पे है। दोस्तों, मैंने आपको आयतुल्लाह के बारे में बताया, खुमैनी के बारे में। उन्होंने इतने प्रदर्शन किए, रुको बाद में बताता हूँ। लेट्स गो इनसाइड। दोस्तों, आयतुल्लाह ने अपने ओपननेस, कंट्री के ओपननेस के खिलाफ बोला, सरकार के खिलाफ बोला। 1964 में उन्हें देश निकाला दे दिया। फिर 1973 में
इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया क्योंकि तेल का प्राइस बहुत बढ़ रहा था वर्ल्ड में, जिससे रिसेशंस आए, जॉब में कमी आई ईरान में। दोस्तों 1970 के दशक के अंत तक कई लोगों ने शाह के शासन का प्रोटेस्ट किया। इन प्रोटेस्ट के बाद मोहम्मद रज़ा अमेरिका भाग गए और इसी दौरान फरवरी 1970 में फ्रांस में एग्ज़ाइल ले लिया। फरवरी 1979 में उन्होंने फ्रांस एंटर किया एग्ज़ाइल लेने के लिए, लेकिन फिर वापस आके ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया। दोस्तों 1970s में लोगों ने शाह के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चालू किए। इन प्रोटेस्ट के बाद मोहम्मद रज़ा अमेरिका भाग गए और इसी दौरान 1979 फरवरी में आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्हें देश निकाला दिया गया था, वो वापस आते हैं और इस्लामिक रेवोल्यूशन का नेतृत्व करते हैं। इससे तुरंत शाह की गद्दी से हटा दिया जाता है और ईरान के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति भी बदल जाती है। क्रांति के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के सबसे बड़ा नेता बन जाता है। चलिए अब ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जिसका संविधान 1979 में बना। 79 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को पावर से हटा दिया गया और ईरान की हज़ारों सालों पुरानी मोनार्की ख़त्म की गई और एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक का स्थापना हुआ, या फिर एक रेफरेंडम के माध्यम से इस संविधान को लागू किया गया, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्लियर बाउंड्री डिफाइन करता है। ईरान्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन टू बेसिक थिंग्स, रिपब्लिक एंड रिलीजियस। धर्म और गणतंत्र पे ही पूरा बेस्ड है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंट डे ईरान में देश का मुखिया एक शिया मौलवी होता है, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन का सुप्रीम लीडर के रूप में जाना जाता है और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा चुना जाता है। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को जनता चुनती है। इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना के बाद सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर्स रहे हैं, आयतुल्लाह खुमैनी 1979 टू 1989 और अब अली खमेनी 1989 से लेकर अभी तक। सुप्रीम लीडर्स सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ पर ही नहीं बल्कि मिलिट्री, जुडिशरी, गार्जियन काउंसिल और स्टेट मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। लाइक डिक्टेटरशिप, सुप्रीम लीडर को सरकार और जुडिशरी के काम में सीधा हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है। ईरान में सामने एक बंदा है, हिंद 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 सलाम मुसाफिर। हाँ, जनाया। ईरान में नेशनल लेवल पर हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है। 2007 तक यहाँ वोटिंग एज सिर्फ 15 साल थी, जो दुनिया में सबसे कम थी, लेकिन 2007 में इसे बढ़ा के 18 साल कर दिया गया। 10 साल। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स एक 88 सदस्यों की ग्रुप है या फिर का ग्रुप है, जिसे पब्लिक वोट के माध्यम से 8 साल के लिए चुना जाता है। ये असेंबली सुप्रीम लीडर्स का चयन या फिर उनको हटाने का काम करती है। सुप्रीम लीडर के बाद प्रेसिडेंट ईरान का सुप्रीम लीडर के बाद प्रेसिडेंट ईरान का सबसे ऊंचा पद है। प्रेसिडेंट का भाई आ गए प्रेसिडेंट का चयन लोग 4 साल के लिए करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में शपथ लेने से पहले उसे सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिलनी ज़रूरी होती है। अगर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीच किया जाए तो अपने पद के लायक नहीं है, तो सुप्रीम लीडर के बिना कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास है। प्रेजेंट टाइम में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं, जो 2021 के इलेक्शन के बाद चयनित हुए। ईरान का प्राइम मिनिस्टर का पद 1906 में बना था और 1989 में ख़त्म कर दिया गया। मोशर अल दोवले ईरान के पहले पीएम थे और मीर हुसैन मोसावी अंतिम पीएम थे। अगर जुडिशरी की बात करें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और लोअर कोर्ट्स होते हैं। जुडिशरी का मुखिया सुप्रीम लीडर द्वारा नियुक्त होता है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। चीफ जस्टिस और प्रोसिक्यूटर जनरल को शिया लॉ का स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जिन्होंने मुजाहिद का दर्जा प्राप्त किया। 1979 के संविधान के तहत सभी जजेस को शिया लॉ के अनुसार फैसले लेने। दोस्तों, ईरान बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। काफ़ी लंबी स्पीच हो गई मुझे पता है। IAEA, इंटरपोल,
WTO सबके अलग अलग मतलब है, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको समझ आ रहा हो, नहीं मैं लिखता जाऊँगा नीचे। और 2022 में ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी फुल मेंबर बन चुका है। अब चलिए इसके बाद ईरान की इकोनॉमी की बात करूँगा थोड़ी देर बाद। दोस्तों मैंने आपको सब चीज़ बता दी, लेकिन ये बता दूँ आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी को ही इमाम खुमैनी बोलते हैं ईरान में। सो हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए। तो ही वॉज इन 1979 टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। अब समझ सकते हैं कितना इन्फ्लुएंस था उस बंदे के पास उस टाइम, बहुत सारा वर्ल्ड का तेल। दोस्तों सामने आपको मिलाद टावर दिख रहा है और सुबह से आपको मॉडर्न डे ईरान ही दिखा रहा हूँ। टाइम ट्रैवल तो कोई कर भी नहीं सकता, खैर शायद इसमें जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों एक मॉल में आ गए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मॉल? हाँ फसलगात मॉल। फसलगात मॉल है ये। अब यहाँ मत ही आना, शहर में कितने सारे मॉल हैं बढ़िया बढ़िया, ईरान मॉल वगैरह देखना। आंटी को मिलना था, हम लोग कल निकल रहे हैं। शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी, सो वी थॉट ओके वी शुड मीट टुडे अगेन। ये मॉल दोस्तों, ऊपर का फ्लोर। क्यों आएगा भाई यहाँ कोई, अगर आपकी दोस्ती हो जाए किसी से तो हो सकता है आप आ जाओ साथ में टाइम पास कर। दूध है ये यहाँ का, दूध छाछ। दिस इज़ द कैफ़े। मॉल में है ये, जो भी नाम था इस मॉल का भूल गया मैं। ये खाना है दोस्तों, हो गया दोस्तों अपना खाना पीना यहाँ पे सब खल्लास। एक नंबर खाना था, मज़ा आ गया। पास्ता वेरी नाइस, गार्लिक ब्रेड ऑल्सो वेरी नाइस। चलिए चला जाए दोस्तों, यहाँ की इकोनॉमी बच गई है वो मैं आपको बता दूंगा कहीं ना कहीं। दोस्तों पहुँच गए मेट्रो में। आंटी को बाय कहा, शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी। मैं भी जिससे मिलना होता है बंदा मिल ही लेता है। चलिए अब चलते हैं मेट्रो से एक स्क्वायर जाएंगे, फिर हॉस्टल जाएंगे। ये पिंक लाइन, दौलत शाहबाद। दोस्तों टिकट 12,000 की है भाई, टिकट 12,000 की है मात्र 2 बंदों की, 12 रुपये, वेरी चीप। 6 रुपये में आप पूरे शहर में कहीं भी जा सकते हो कहीं से। दोस्तों पिंक लाइन मतलब पिंक सीट्स। देखो इधर उधर उधर। ब्लू लाइन पे जाऊंगा, देखूंगा वहाँ कौन से कलर की सीट है, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी तक। उधर भी पिंक है, जो भी है बढ़िया है। आ गई ट्रेन लगभग 10 मिनट बाद। उधर वुमेन ओनली है, देखो लेडीज़ का साइन भी बुरके का है। वाह भाई वाह। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का सफ़र। आपको भी वीडियो में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। इकोनॉमी की बात रह गई, शायद होगी शायद नहीं होगी, आई डोंट नो नाउ। पहुंच गए दोस्तों, ये स्क्वायर एक है सुहादा, ये हैफ्तों में तीर, वॉट एवर दिस इज़। यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि होलसेल की दुकान है। देखता हूँ भाई, वैसे रात हो गई है, 1-2 चीज़ें घर के लिए ले जाना चाहते हैं हम लोग। ये चली गई ट्रेन, पीछे भी ड्राइवर बैठा हुआ है। क्या स्क्वायर बोला था? स्क्वायर भूल गया मैं नाम। दोस्तों स्क्वायर पे जो खोजा वो तो दुकान बंद हो गई। यहाँ मिठाई ले रहे हैं हम लोग 1-1 पीस। दोस्तों सड़क के साइड में बैठ गया हूँ मैं। अब आपसे ईरान की इकोनॉमी के बारे में बात कर लूँ। एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर ईरान दुनिया की 21वें सबसे बड़ा देश है। दुनिया के टॉप 10 और 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वायर और 15th और 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स के साथ ये देश की एनर्जी को सुपर पावर बनाता है, देश की इकोनॉमी को भी। ईरान को आप सभी को पता होगा एक एनर्जी का सुपर पावर मानते ही हैं, वैसे ही पता होगा। यहाँ की करेंसी को रियाल कहा जाता है। 1979 से पहले ईरान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ। ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, सोसाइटी थी, लेकिन 1970 आने तक इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन काफ़ी तेज़ी से। दोस्तों 1978 के ईरान रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ की ग्रोथ स्लो हो गई। 1979 में रेवोल्यूशन के ख़त्म होते ही ईरान की गवर्नमेंट ने 4 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले सारे ईरानियन बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें नेशनल
ईरानियन ऑयल कंपनी भी शामिल थी। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने इकोनॉमी को स्टेट, कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर्स में डिवाइड किया, जिसमें ज़्यादातर स्टेट ओन बिजनेसेस थे। गवर्नमेंट चीज़ें अपने अंडर रखने के लिए सेंट्रल प्लानिंग का यूज़ करती थी और प्राइसेस और सब्सिडीज़ पर कंट्रोल करती थी। 1979 के बाद ईरान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक फ्रीडम, फुल एम्प्लॉयमेंट और अपने सिटीजन्स के लिए कंफर्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना था। लेकिन 20th सेंचुरी के एंड तक ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 20 साल में पॉपुलेशन डबल से भी ज़्यादा हो गई और यूथ की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। हालांकि एक बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा रहा, लेकिन 1960 के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरता चला गया। 1990s में ईरान एक मेजर फूड इंपोर्टर बन चुका था और रूरल एरियाज़ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई और लोगों को शहरों में माइग्रेट करना पड़ा। 1979 के रिफॉर्म्स, नेशनलाइजेशन और ईरान-इराक वॉर की वजह से ईरान की 80% से ज़्यादा इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। गवर्नमेंट ने टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की। साथ ही नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करने की प्रोसेस भी किया। अब सबको मालूम ही है ईरान की मेजर इंडस्ट्री पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र्स, ये सब हैं। और आखिरी में यहाँ पे एक इकोनॉमी का एक यूनिक फ़ीचर है, बुनियाद। एक बड़ा रिलीजियस ट्रस्ट है जो ईरान की GDP को लगभग 20% कंट्रोल करता है। ये बंदे हाय कह रहे थे, इनको मैं कहता हूँ। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये था ईरान, तेहरान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब। अगली वीडियो में तेहरान से इंडिया निकलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर एनी सजेशंस यू कैन कमेंट। चलो बाय।